राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पूरा करेंगे हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये हमारा क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अभी तक हमने पढ़ा था कि 10 मई को, जब 10 मई को उनका इनॉग्रेशन हो रहा था, उस दिन उन्हें शपथ लेनी थी प्रेसिडेंट के लिए। तो उन्होंने अपनी एक स्पीच दी थी, वो स्पीच तक हमने पढ़ लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ क्या क्या हुआ चलिए देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ ही समय के बाद हम सभी ने, मतलब मंडेला कहते हैं कि हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर की विद इन ऑव। ऑव मतलब एडमायर करना, किसी को मतलब रिस्पेक्टफुल जो फीलिंग होती है वो देना। एज अ स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट, साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे, हेलीकॉप्टर, ट्रुप कैरियर्स थे, जो कि परफेक्ट फॉर्मेशन में हमारे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे थे, तो उनको एक रेस्पेक्टफुल एडमायर दिया। इट वॉज not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty of to democracy. मंडेला कहते हैं कि इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले, मतलब ये खाली आपका ये एक्यूरेसी, मतलब उन मिलिट्री की जो ये करतब जो दिखाई थी मिलिट्री फोर्स, तो वो खाली एक उनकी एक्यूरेसी ही नहीं थी जो ये डिस्प्ले कर रहे थे, लेकिन उनका सच्चे मतलब दिल से वो लॉयल थे अपनी नई सरकार के लिए। तो ये जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही थी उसके लिए वो अपने दिल से बहुत ही लॉयल थे, और इसीलिए वो यह प्रदर्शन कर रहे थे। और प्रदर्शन कर रहे थे तो कैसे थे, लॉयल थे वो। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, salute me and pledged their loyalty. और कुछ समय पहले ही वहाँ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस और पुलिस, उनके जो चेस्ट पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, बिडेक्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड, लगे हुए थे, तो उनके चेस्ट पे जो मेडल्स लगे हुए थे वे सभी आए और उन्होंने सैल्यूट किया उनको और उनके सामने लॉयल रहने का प्लेज लिया। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have salute but arrested me. वे यह सोच रहे थे कि ये जो सभी आर्मी और ये डिफेंस फोर्सेस हैं, वे कुछ समय पहले मुझे सल्यूट नहीं कर रहे थे, मुझे अरेस्ट कर लिए थे वो। तो अभी और उस टाइम में कितना चेंजेस आ गया है। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. तो ये जो नया साउथ अफ्रीकन फ्लैग था उसके जो कलर्स थे उसके अंदर जो भरे थे, वो जो जेट्स थे वो अपने स्मोक, पीछे से जो स्मोक है उससे इन सारे कलरों से उड़ाकर साउथ अफ्रीकन फ्लैग बना रहे थे। रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे पर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, यहाँ पर टीवी में भी देखा होगा, लाइव भी देखा होगा, जो एयर फोर्सेस होती है वो अपना इंडिया के प्रति अपना लव है, अफेक्शन है और अपना ड्यूटी है, अच्छे से लॉयल्टी है, वो पे करती हैं। तो वो ही साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जितने भी कलर्स थे, तो वो अफ्रीकन जेट्स जो थे वो भी यही काम कर रहे थे। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी by the playing of our two national anthems. उस दिन उनके लिए दो नेशनल एंथम गाए गए। द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट ये सिंगिंग निकोसी शिकेलल अफ्रीका, ये वाला एंथम जो है वो वाइट्स लोग गा रहे थे, एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once displayed.
जबकि कोई भी दोनों में से, वाइट भी और ब्लैक भी, दोनों में से इनका लिरिक्स नहीं जानते थे, इनका मतलब नहीं जानते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, वे दिल से ही इसका मतलब भी समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है गदगद होना, अंदर से सभी तरह की, जैसे खुशी वाली जो फीलिंग होती है उससे गदगद हो जाना, उससे भर जाना। तो वो बोलते हैं मैं इतिहास में, और ये सीन देखकर, इतिहास का जो मेरे सामने ये जो सीन हो रहा है उससे मैं बहुत ही खुश हो गया हूँ, गदगद हो गया हूँ। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इसका मतलब वो 20th सेंचुरी का पहला डिकेड मतलब पहला दशक, यानी कि 1990 1990 1990 नहीं, 1900, सॉरी, 1900 टू 1910, ये वाला जो पीरियड होता है, पीरियड है, टाइम पीरियड, उसके बारे में बात चल रही है कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर वॉर एंड बिफोर माय own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. उनके जन्म से पहले ही जो वाइट स्किन पीपल थे उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, सिस्टम इरेक्ट किया था। इरेक्ट का मतलब होता है सेटअप किया था रेशियल डोमिनेशन का, और किसके खिलाफ? डार्क स्किन पीपल के खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड on the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. जो स्ट्रक्चर, जो संरचना उन्हें बनाई थी, जो सिस्टम उन्होंने बनाया था, वो बहुत ही खराब था, बहुत ही निर्दयी था। हार्शियस का मतलब होता है सख्त से सख्त था, और मोस्ट इनह्यूमन मतलब अमानवीय था, जो कभी भी समाज वो हमेशा तक याद रखने जैसा था। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, मतलब ये बोल रहे हैं कि 2000, ये जो 20th सेंचुरी आ रही है उसकी लास्ट डिकेड यानी कि 1990 टू 2000, उसमें ये 8th डिकेड में चल रहे थे, यानी इनकी एज थी 78 टू 88 अप्रॉक्स, इतनी ही थी। That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. तो ये कहने जा रहे थे कि अब जब मैं अपने 70-80 के वर्ष में आ गया हूँ, तो ये सारा सिस्टम है जो उन्होंने करा था, जो उन्होंने चलाया था, बनाया था, ये सारा ओवरटर्न हो गया है हमेशा के लिए, और रिप्लेस्ड हो गया है। और कैसे रिप्लेस्ड हुआ है कि सभी व्यक्ति को अपने अधिकार और अपनी स्वतंत्रता सभी को मिल जाएगी, सभी अपने अधिकार पहचानने लगेंगे, और ना कि स्किन कलर के हिसाब से उनको जाना जाएगा। तो ये उसमें ओवरटर्न हो गया, मतलब चेंजेस हो गए, उस सिस्टम को चेंज कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. उन सभी लोगों के सेक्रीफाइस जो कि अविस्मरणीय थे, मतलब भुलाए ना जा सकने वाले थे, और वे कभी भी काउंटेड नहीं हो सकते, उनकी कोई गिनती नहीं, और रिपेड भी नहीं हो सकते, उनको भुगतान नहीं हो सकता। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. मंडेला ये पहले भी फील कर चुके थे कि आज जिस बेस पर वो खड़े हैं, मतलब जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है लोगों के लिए, अपने लिए, वो उन सभी लोगों का निचोड़ है, उन सभी लोगों का सम है, निचोड़ है, और जो उनसे पहले इस दौड़ में या इस लड़ाई में शामिल थे, और जिन्होंने अपने सेक्रीफाइस दिया अपना। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। और वो जो नोबल लाइन थी और बहुत लंबी कतार थी अच्छे अच्छे लोगों ने जिन्होंने सेक्रीफाइस दिए इसके लिए, वो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब ये नई लाइन मेरे से शुरू हुई है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मतलब होता है अचीव करना। तो वे कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि मैं उनको कभी थैंक नहीं कर पाऊंगा,
उनके बलिदान के लिए, उन्होंने जो किया है उसके लिए, कि उनका बलिदान आज क्या कुछ अचीव कर पाया है, इस चीज़ के लिए मैं उन्हें कभी थैंक नहीं कर पाऊँगा और इस चीज़ का मुझे बहुत खेद है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड created a deep and lasting wound in my country and my people. अपार्थेड जो सिस्टम था, ये जो पॉलिसी थी अपार्थेड की, रेस डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी थी, उसने मेरे देश के लोगों के मन में, मेरे देश के लोगों के मन में एक बहुत ही न भर सकने वाला, बहुत ही डीप गहरा घाव कर दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। और आगे कहते हैं कि हम में से, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम में से बहुत साल लग जाएंगे हम लोगों को इन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए, ये जो हमें घाव मिला है उसको फिर से भरने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लग। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड brutality had another unintended effect, and that is produced the Oliver Thambus। तो इसका मीनिंग मैं बताती हूँ कि जो दशकों से हमारे ऊपर अत्याचार होता हुआ है, जो निर्दयता हमने देखी है, और उससे अनइंटेंडेड मतलब अनचाहा, मनवांछित नहीं, अनचाहा, बिना चाहने वाला इफेक्ट जो मिला है, उससे बहुत सारे ऐसे लोग प्रोड्यूस हुए हैं जो कि बहुत ही ग्रेट हैं और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जैसे वाल्टर सुसुलोस थैम्बोस, चीफ ल्यूथुलिस और यूसुफ डाडोस, लाइक ये, जिसमें यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, वे सारे नाम दिग्गज लोगों के नाम दिए गए हैं जो इस संघर्ष में सामने उभर कर आए हैं। और ये जो नाम मैंने बोले हैं, दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। प्रोमिनेंट नेम इन द स्ट्रगल, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो कुछ प्रसिद्ध नाम हैं जो कि उभर के सामने आए हैं। फिर आगे हैं मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम, जो कि साहस का प्रतीक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था उनमें विजडम बुद्धि थी, जेनरसिटी उदारता थी। दैट दे आर लाइक मी नेवर बी नॉन अगेन, ऐसी उदारता, ऐसी बुद्धिमत्ता अब फिर आगे कभी देखने को शायद ही मिलेगी। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाते हैं, उसकी मतलब सीमा खत्म हो जाती है, तभी इस तरह के व्यक्ति सामने आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सभी ने सुना होगा बड़े बुजुर्गों के मुंह से कि आग में जलने के बाद ही सोना निखरता है, मतलब सोने को जितना हम तपाएंगे उसका रंग, उसकी चमक और निखरती जाएगी। तो इसी तरह बुरे वक्त में कहा जाता है कि बुरे वक्त में कुछ निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। तो ये सभी असाधारण व्यक्ति निखर कर सामने आए और इनके जो विजडम थी, जो बुद्धिमत्ता थी, जो साहस था, वो सभी के सामने आया। आगे चलते हैं। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। तो साउथ अफ्रीका की जो सॉइल थी उसमें बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स थे, लेकिन मंडेला जानते थे कि उनका ग्रेटेस्ट जो वेल्थ है, जो तो वो उनकी आवाम थी, उनकी लोग थे उनके देश के। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, किसी भी डायमंड से बहुत ही ज़्यादा प्योर और फाइन। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। तो आगे वे कहते हैं वो कि इन सभी फ्रेंड्स की वजह से ही, जो भी स्ट्रगल में मेरे साथ थे, उनकी वजह से ही मैं साहस की परिभाषा समझ पाया था। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। समय के साथ मैंने ऐसे कई व्यक्ति, वो आदमी भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती हैं, तो ऐसे टाइम के साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे जो किसी एक आइडिया के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो सकते थे, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकते थे। ऐसे लोगों को उन्होंने देखा है। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को भी उन्होंने देखा है जो एक्सट्रीम टॉर्चर को सहने के बाद भी और बिना किसी रुकावट के एक्सट्रीम टॉर्चर को सहन कर लेते हैं, झेल जाते हैं, मतलब बिना किसी, मतलब चेहरे पर किसी भी तरह का भाव न प्रकट करते हुए सभी तरह की यातनाएं झेल जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उनमें कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की इच्छा होती है और वो शक्ति हमें देखने को मिलती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आगे बहुत अच्छी लाइन है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वर्स दैट फियर। तो इसमें कहते हैं कि उन्होंने यह सीखा है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मतलब किसी व्यक्ति को साहस क्या है? साहस की परिभाषा ये होता है कि किसी व्यक्ति को डर नहीं लगता, तो वो साहसी नहीं है। लेकिन साहसी वो व्यक्ति है कि उस पर डर पर जीत पा लेता है, वो व्यक्ति साहसी है। तो बट द ट्रिम्फ ओवर इट, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्वेस्ट दैट फियर। तो बहादुर व्यक्ति वही है जो अपने डर पर काबू पा लेता है, अपने डर को जीत लेता है। आगे चलते हैं, नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियंस। कोई भी व्यक्ति जब बॉर्न होता है तो वो किसी व्यक्ति को हेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जब बॉर्न होता है तब वो एकदम न्यूट्रल होता है और ना ही उसके बैकग्राउंड को और ना ही किसी जाति पाति को किसी भी तरह का उसमें भेदभाव नहीं होता है। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. People must learn to hate. और जो व्यक्ति है जो बॉर्न होता है तब तो न्यूट्रल होता है, वो किसी को, उसके मन में किसी भी तरह की कोई भी भेदभाव नहीं होता है, लेकिन वो हेट करना सीखता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो हेट करना सीखता है। और वे कहते हैं कि अगर व्यक्ति हेट करना सीख सकता है, नफरत करना सीख सकता है, तो वो प्यार करना क्यों नहीं सीख सकता। आगे बोलते हैं, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली। प्यार तो वैसे भी नेचुरली नेचुरली ही इंसान के हार्ट तक जा सकता है, इंसान के दिल तक पहुंच सकता है। और नफरत की बजाय प्यार जल्दी इजीली इंसान को समझ में आ सकता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits। मतलब वो जब अपने पुराने दिन याद करते हैं जब वो जेल में थे, वो सारे उनके निर्दयी वाले दिन थे, मतलब बहुत ही सैडेस्ट दिन थे। when my comrades बोलते हैं साथी को, कंपेनियन जो भी साथी होता है उनको बोलते हैं कॉमरेड्स। तो जब वे किसी भी माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आउट ऑफ लिमिट, जब मैं और मेरे जो सहयोगी साथ में थे जेल में, उनको इतना मतलब टॉर्चर किया जाता था कि बर्दाश्त के बाहर हो जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड। मैंने भी एक चमक देखी थी, मानवता की एक चमक देखी थी वहां पर खड़े हुए एक गार्ड के अंदर। भले ही वो कुछ सेकंड के लिए थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, भले ही कुछ क्षण के लिए थी, लेकिन थी तो थी। बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी टू कीप मी गोइंग। और ये मेरे लिए काफ़ी था, मुझे अपने आगे बढ़ने के लिए, आगे कदम जो मैंने बढ़ाया था उसमें सफलता मिलेगी और मुझे इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, विश्वास दिलाने के लिए ये एक सेकंड का जो ह्यूमैनिटी ग्लिमर था वो काफ़ी था। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। मतलब इंसान की अच्छाई एक आग की तरह होती है, एक फ्लेम की तरह होती है, जिसे छिपाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही अच्छी लाइन है और ये हमेशा हमारे जिंदगी में भी बहुत काम आने वाली लाइन है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। आगे चलते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी। तो हर एक की जिंदगी में सभी व्यक्ति के दो जिम्मेदारियां होती हैं, दो ड्यूटी होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स एंड हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। एक तो ड्यूटी होती है अपने परिवार, बच्चे, पत्नी, पिता, माता, उनके प्रति, और एक ड्यूटी होती है हमारे देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति, समुदाय के प्रति, कंट्री के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities।
तो हमारी सोसाइटी में व्यक्ति दोनों ही ड्यूटीज को फुलफिल करने में सक्षम है अपनी इच्छा से और अपनी योग्यता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated। मतलब आप अगर काले हैं या आप नॉर्मल नहीं दिखते हैं, अलग तरह के, आपका स्किन ब्लैक है, तो अगर इस तरह के मैन हैं तो साउथ अफ्रीका में उसे अलग रखा जाता था, उसे दंड स्वरूप सबसे अलग रखा जाता, आइसोलेटेड किया जाता था। उनको उनके अलग परिभाषा थी, उनका अलग जीने और रहने का तरीका था और सबसे आइसोलेट करके रहना पड़ता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। साउथ अफ्रीका में जो भी अपने देश के प्रति जो भी अपनी इच्छा या ऑब्लिगेशन करता, ड्यूटी निभाना चाहता है, तो उसे उसकी फैमिली से, उसके घर से अलग कर दिया जाता, फोर्सफुली अलग कर दिया जाता था और उसे अलग रहने के लिए भेज दिया जाता था। अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, मतलब उसे अपने परिवार से अलग थलग कर दिया जाता था, उसकी अपनी अलग जिंदगी जो उसे जीनी पड़ती थी, अंधकारमय जिंदगी उसकी हो जाती थी। और रेबिलियन मतलब राजद्रोह करार दिया जाता था। किसी को किसी से उससे मिलने की इच्छा, मतलब वो नहीं थी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन who tried to fulfill his duty to his people was inevitable to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। साउथ अफ्रीका जैसे देश में जो व्यक्ति अपने देश के लोगों का बारे में सोचता है और उसके बारे में कुछ करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को वो आइसोलेटेड कर देते थे, समाज से अलग कर देते थे और फोर्सफुली अलग करते थे और उसके परिवार को उसके घर से अलग कर दिया जाता था। उसे अलग थलग अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती थी और उसका ज़िंदगी अंधकारमय हो जाती थी और उसे राजद्रोही घोषित कर दिया जाता था और अलग कर दिया जाता था। आगे चलते हैं। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज द प्लेस to place my people above my family, but in attempting to serve my people। शुरुआत में तो मैंने अपने देश के लोगों को के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचा था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। जब मैंने देश के बारे में कुछ स्टेप उठाए, उनके बारे में कुछ करने के लिए सोचा, तो मैंने पाया कि मैं अपने पिता, अपना भाई, अपना पुत्र और अपने पति के रूप में जो कर्तव्य होते हैं उनको निभाने में मैं नाकाम हो रहा हूँ, उनके पीछे हट रहा हूँ। आई वॉज नॉट born विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं जब पैदा हुआ था तब मुझे ये फ्रीडम की भूख नहीं थी। आई वॉज born फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हर्ट, फ्री टू स्विम in the clear stream and run through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribes। I was not troubled by the laws of man or God। जब वे बॉर्न हुए थे तो उन्हें फ्रीडम की भूख नहीं थी। वे हर चीज़ के लिए, हर चीज़ करने के लिए उनको फ्रीडम थी। वो ये फ्रीडम, मतलब जो बंदिश होती थी उसके बारे में वो समझ ही नहीं पाए थे, वो जानते भी नहीं थे। वे हर तरह के कायदे कानून को मानते नहीं थे और उन पर कोई वो नहीं था, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं था और उन पर ना तो किसी कानून का और ना ही भगवान का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। उन्हें कोई भी परेशानी भी नहीं थी जब वो बॉर्न हुए थे, छोटे थे तब। It was only when I began to learn that my young boyhood freedom was an illusion। तो ये कब शुरू हुआ, फ्रीडम वाला सिस्टम कब शुरू हुआ? जब वे थोड़े बड़े हुए। तो जब वे बड़े होने लगे तब उन्हें समझ में आया कि मेरी जो फ्रीडम है वो एक इल्यूजन थी,
एक भ्रम था और छिनता चला जा रहा, धीरे धीरे करके वो फ्रीडम छिनती जा रही थी, रेस्ट्रिक्शंस आ गई थी कि आपको, आपका दायरा ये है, आपको ये करने हैं, आपको ये नहीं करने हैं। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब वो और बड़े हुए, यंग हुए, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी फ्रीडम, आज़ादी मुझसे छीनी जा चुकी है, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मुझे इसकी भूख लगने शुरू हुई। मतलब जब आपसे कोई चीज़ छिन जाती है तब ही आपको उस चीज़ का इम्पोर्टेंस, उस चीज़ की महत्व पता चलता है। तो जब उनसे ये सब चीज़ों की आज़ादी छिन गई तब उन्हें पता चला कि आज़ादी क्या होती है, और फिर वो उसके लिए फाइटिंग करना शुरू कर दिए। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब वो स्टूडेंट थे तब वे स्वयं की स्वतंत्रता के लिए सोचते थे। The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। मतलब किस तरह की फ्रीडम, जो नॉन परमानेंट थी, मतलब अस्थिर थी। किस तरह की फ्रीडम, बाहर जाने की, रात को बाहर जाने की, जो भी इच्छा करे वो पढ़ने की, जो भी इच्छा करे, जहाँ भी इच्छा करे वहां जाने की, इस तरह की फ्रीडम चाहिए थी उन्हें। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो किस तरह की वो फ्रीडम चाहते थे, एक बेसिक, जो कि बेसिक होती है, ऑनरेबल होती है, जिसमें सम्मान होता है, किस तरह की, क्या क्या चीज़ के, अचीविंग माई पोटेंशियल, उनकी जो पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग वो अचीव करें, और जो कमाएं, जो अर्न करते हैं वो अपने पास रखें, शादी करें, फैमिली बनाएं, इस तरह की फ्रीडम वो चाहते थे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, ये जो कानून भरी जिंदगी थी वो उनकी फ्रीडम को बाधित नहीं करे। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। तो धीरे धीरे वो ये देख चुके थे, ये जान चुके थे कि मैं ही अकेला फ्री नहीं हूँ, मैं ही रेस्ट्रिक्शंस में बंधा नहीं हूँ, मेरे भाई और बहन भी रेस्ट्रिक्शंस में बंधे हुए हैं, वो भी फ्री नहीं है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed। curtail का मतलब होता है रिड्यूस, मतलब हट जाना, छीन ली जाना, ये सब। तो वे ये वे ये देखना शुरू उनको दिख गया था कि ये खाली मेरी ही फ्रीडम नहीं है जो रिड्यूस हुई है, ये सबकी ही फ्रीडम रिड्यूस हुई है, जो हम जैसे लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, ब्लैक पर्सन होते हैं, उनकी फ्रीडम छिन गई है। But the freedom of everyone who looked like I did, that is when I joined the African National Congress। तब इन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। फिर धीरे धीरे यह भूख, लोगों की भूख बनती चली गई, मतलब सबके लिए वो करना शुरू कर दिया। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect and animated my life that transformed a frightened young man into a bold one। ये जो उनका रेस्पेक्ट था, उनको सबको रिस्पेक्ट और डिग्निटी पूर्वक, मतलब डिग्निटी भरी, सम्मान पूर्वक ये लोगों की जिंदगी को वापस लौटाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, उस बीड़े ने, उस प्रण ने उन्हें किस तरह चेंज कर दिया। यहाँ पर बताया गया है, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड, एक डरे हुए व्यक्ति को एक बोल्ड पर्सन में चेंज कर दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक जो कानून मानने वाले व्यक्ति को एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक फैमिली लविंग हस्बैंड की जगह एक ऐसा इंसान बना दिया जो कि बिना घर का है, जिसका कोई घर नहीं है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ monk, जो कि जिंदगी से प्यार करने वाले व्यक्ति से कैसा बना दिया, एक monk की तरह बना दिया। तो इतना चेंजेस उनकी लाइफ में आ गया। I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free। जब उन्होंने देखा, वे कहते हैं कि मैं सभी दूसरे किसी लोगों से ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, मतलब मैं भी सिमिलर हूँ उनकी तरह ही,
लेकिन जो मुझे फ्रीडम, जो लिमिटेड फ्रीडम जो मुझे मिली है, मैं उनको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे देश के लोग, वो उनको लोगों को वो फ्रीडम भी नहीं मिली है, और वो मैं उन लोगों का अधिकार और उन लोगों की स्वतंत्रता जो उन्हें नहीं मिली है, मैं उस चीज़ को कैसे एंजॉय कर सकता हूँ। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। अगर किसी भी व्यक्ति पर, मेरे देश की किसी भी व्यक्ति पर चेन पड़ा है, तो वो चेन मुझ पर भी पड़ा है। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। उन पर अगर चेन पड़ा है, उन पर अगर तकलीफ है, तो वो तकलीफ मेरी है, और अगर मुझ पर कोई दुख है या कोई चेन पड़ा है, तो वो तकलीफ उनकी है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। बहुत ही अच्छी लाइन है, और इसमें कहा गया है, मुझे ये भी पता है कि अगर अत्याचार किसी पर हो रहा है, तो जिस व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है उसे अगर आज़ादी दिलाना है, तो उसके साथ साथ जो अत्याचार कर रहा है उसे भी आज़ादी की ज़रूरत है, उसे भी आज़ादी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा मतलब कैदी है। वो व्यक्ति भी जो दूसरों पर अत्याचार कर रहा है, वो भी नफरत का कैदी है। किसका कैदी है? आगे लिखा है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो दूसरे की आज़ादी छीनता है, दूसरे को तकलीफ देता है, वो भी किसका प्रिजनर है, किसका कैदी है? हेट्रेड का। हेट्रेड मतलब नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेड। वो किसकी जेल में बंद है? वो नफरत की जेल में बंद है, ऐसी जेल में बंद है जो बिना किसी कारण के सजा पा रहा है। वो ना तो कुछ कह पा रहा है और ना ही, और वो पूरी लाइफ वो वह सजा पा रहा है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। वे कहते हैं कि मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं होगा, मतलब मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो पाऊंगा अगर मैं किसी और की आज़ादी छीन रहा हूँ। अगर कोई मुझसे आज़ादी छीन रहा है, तो वो भी कैदी है, और किसका कैदी है? नफरत का कैदी है। तो यही उन्होंने कहना चाहा है कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं किसी और की फ्रीडम छीनता हूँ, तो मैं रियल में, सही मायने में मैं फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और इसी तरह जो मुझसे आज़ादी छीन रहा है, वो भी फ्री नहीं है, वो भी आज़ाद नहीं है, वो भी किसी न किसी तरह के कैदी है, किसी तरह की सजा पा रहा है। The best line of this extract, the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। ये इसका मतलब है कि जो ऑप्रेस्ड है, मतलब जो पीड़ित है, और जो पीड़ा दे रहा है ऑप्रेसर, तो दोनों ही, पीड़ित करने वाला और पीड़ा सहने वाला, दोनों ही में मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसे सज़ा मिल रही होती है, वो भी अपने एक्सट्रीम तक जाता है पीड़ा सहने के लिए, सज़ा पाने के लिए। उसमें उस तरह की भावना होती है कि कितना भी कोई मुझ पर टॉर्चर कर ले, मैं अपने निश्चय जो किया है उस पर अड़िग रहूँगा। और पीड़ा जो दे रहा है, जो उसको सज़ा दे रहा है, वो भी अपने एक्सट्रीम तक जाता है उसे पीड़ा देने के लिए, कि वो कितना सहेगा, तो वो भी अपने एक्सट्रीम तक जाता है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये थी आपकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वाह, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग ये स्टोरी थी, और जो मैंने आपको आज बताई, आई होप सभी को समझ में आई होगी और सभी को इससे बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे कोट्स ऐसे हैं जो हम सभी के जीवन में भी हम सभी को उतारने चाहिए। जैसे डिस्क्रिमिनेशन वैसे तो ख़त्म हो चुका है देश से, कंट्री से, बट अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी ऊंच नीच भेदभाव चलते रहते हैं, उससे हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक हेल्दी कंट्री बिल्ड होगी। सो बी पॉजिटिव, be safe, be healthy, and keep watching my videos. Like, share, and subscribe my channel so that everyone can get the knowledge. Thank you.